हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द प्रियल अकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 दैट इज डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, और उससे रिलेटेड हम कुछ इंपोर्टेंट केस लॉज भी हम देखेंगे जो कि हमारा डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट्स हमारी बताता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। आर्टिकल 12 है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, और ये डेफिनेशन क्या बताती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो स्टेट है इसका मतलब क्या है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, उसमें जो रिट पिटीशन जा रही है, रिट पिटीशन हम डाल सकते हैं, वो हम किसी स्टेट के अगेंस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमारे किसी अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट ही हमारे होने चाहिए। तो इस डेफिनेशन में हमें यही बताया गया है कि क्या स्टेट है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो डेफिनेशन हम स्टेट की हम पढ़ेंगे, ठीक है, यह डेफिनेशन केवल और केवल अगर कोई स्पेशल प्रोविजन फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में अगर नहीं दिया गया है स्पेशल प्रोविजन कि हाँ ये स्टेट नहीं होगा या इसको स्टेट में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब अगर कोई पार्टिकुलर प्रोविजन अगर दिया हुआ है तब ही स्टेट को यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे, वरना तो फंडामेंटल राइट में स्टेट के अगेंस्ट ही वी कैन अप्रोच द कोर्ट। ठीक है, और फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट पार्ट 3 से अगेंस्ट इस स्टेट वर्ड की कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। ठीक है, ये स्टेट वर्ड की जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ये है केवल फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के लिए ही रेलिवेंट है। राइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा जब तक कुछ स्पेशली नहीं बोला गया। तो देखते हैं हम स्टेट होता क्या है। देखिए, स्टेट के लिए बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, सॉरी कोई भी नहीं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है क्या। गवर्नमेंट, देखिए पहले पार्लियामेंट को समझते हैं। पार्लियामेंट हमारा जो एक यूनियन लेवल पे होता है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब जहाँ तीनों हाउसेज बैठते हैं उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट मीन जब लोकसभा में जिस भी पार्टी की नंबर ऑफ मेजोरिटी ज्यादा होती है वह मिलकर एक सरकार बनाते हैं जिसे कि गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हम आज के टाइम पर देखें तो हमारे मोदी जी कुछ टाइम पहले, आज से 10 साल पहले हमारी कांग्रेस हुआ करती थी। ठीक है, तो जब लोकसभा की किसी पार्टी के पास नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं, एक मेजोरिटी होती है उनकी, तो वो मिलकर आपस में गवर्नमेंट बनाते हैं। तो आर्टिकल 12 यही कहता है कि गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट है यूनियन की, इंडिया की, वो स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी। राइट, सेकंड बताते हैं कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट का क्या मीनिंग है। देखिए, लेजिस्लेचर को पहले हम समझेंगे। जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ठीक है, जहां बैठते हैं स्टेट के अंदर, वह लेजिस्लेचर होता है। अब देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, तो जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी होती है और गवर्नर होते हैं, उसको लेजिस्लेचर बोल दिया जाता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। अब गवर्नमेंट क्या होती है स्टेट लेवल पर। गवर्नमेंट मीन्स जब लेजिस्लेचर में जो हमारे हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब मेजोरिटी ऑफ सीट किसी पार्टी के पास होती है तो वो लोग मिलकर अपनी एक सरकार बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। जैसे कि हम दिल्ली में बात करें अगर, तो हमारे केजरीवाल जी, यूपी में अगर बात करें तो हमारे योगी जी। राइट, अब ये जो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज है, इसको समझना जरा टेढ़ी कीर है। इसको हम केस लॉज के माध्यम से समझेंगे। एक बार को हम ऑल लोकल लॉज, लोकल अथॉरिटी को हम समझ सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हम बोल रहे हैं। ठीक है, बट ये जो अदर अथॉरिटी है इसका क्या मीनिंग है, इसको हम आगे भी केस लॉज के माध्यम से हम
समझेंगे। देखिए, अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो हमारे अथॉरिटी है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होनी चाहिए, मतलब भारत की टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हमने अथॉरिटी पढ़ी है, गवर्नमेंट से तो बात है, गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल पर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली तो गवर्नमेंट की कंट्रोल में होंगे ही। ठीक है, ये ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी है, तो ये हमारी टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए या फिर इंडियन टेरिटरी के अंदर हो, या फिर अगर कोई स्टेट इंडियन टेरिटरी के बाहर है तो वह है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट। अब ये जो हमारा लोकल एंड अदर अथॉरिटीज था, इसको हम समझते हैं केस के माध्यम से। ठीक है, फर्स्ट केस जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता बाई जी का केस है, 1954 का केस है। इस केस के थोड़े से हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मद्रास यूनिवर्सिटी है ये एक नोटिस जारी करती है अपने सभी कॉलेजेस के लिए कि मद्रास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिकॉग्नाइज जो भी कोई कॉलेज है, अगर वो किसी भी फीमेल को एडमिशन देंगे, किसी भी लड़की को, किसी भी गर्ल को एडमिशन देंगे, तो उन्हें एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी यूनिवर्सिटी से या फिर कोई भी कमीशन उन्होंने जारी किया उससे, तभी फीमेल्स को एडमिशन दिया जाएगा, वरना तो फीमेल्स के लिए एडमिशन का प्रोविजन उन्होंने नहीं बनाया। तो ये जो शांताबाई जी थी, ये पहुंची कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना। अब कॉलेज वालों ने बोला कि स्पेशल परमिशन आपको लेनी होगी, ये जब वहां पर परमिशन लेने के लिए गई तो इनको मना कर दिया गया। अब शांताबाई जी पहुंच गई कोर्ट में। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड 16 का वायलेशन हुआ है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ। ये वो आर्टिकल है कि जैसे राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है कि जब सबको एडमिशन दिया जा रहा है, बॉयज को एडमिशन दिया जा रहा है, तो आई हैव आल्सो राइट टू टेक द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, हाउ यूनिवर्सिटी कैन डिनाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इसमें स्टेट के अगेंस्ट ही केवल हम कोर्ट में अप्रोच हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, क्या यह स्टेट है या नहीं। तो इस पर देखिए, इस पर कोर्ट का क्या डिसीजन था, हाई कोर्ट का इसमें डिसीजन था। हाई कोर्ट ने इसमें क्या बोला, इसमें हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी अथॉरिटी, देखिए जैसे कि पीछे हमने डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट था। राइट, वो हमारा गवर्नमेंट, वो हमारा क्लियरली उसमें दिया गया है कि वो स्टेट की डेफिनेशन में गिरते हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोला कि अगर कोई भी अथॉरिटी कुछ ऐसे मिलते जुलते काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसको हम स्टेट की डेफिनेशन में डालेंगे, वरना तो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं डाल सकता। ठीक है, अभी सुनते चलिएगा, आगे इसको पढ़ाया गया, आगे और भी नई नई चीजें आएंगी निकल करके। तो ये चीज इस केस में बोली गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर शांताबाई के केस में यूनिवर्सिटी को स्टेट मानने से मना कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। क्यों नहीं आती, कि क्या यूनिवर्सिटी कोई सोवरेन है, नहीं। क्या यूनिवर्सिटी किसी को गवर्न कर रही है, नहीं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को स्टेट मानने से शांताबाई के केस में मना कर दिया गया। नेक्स्ट केस हमारा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल जी का केस आया। ये केस है हमारा 1967 का। इस केस के थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि इसमें जो मोहन लाल जी थे, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था राजस्थान का, उसमें ये जॉब करते थे। तो ये नौकरी से रिलेटेड ही प्रोविजन था, ये भी आर्टिकल 14 और 16 की वायलेशन को लेकर के कोर्ट में पहुंच गए कि मेरे साथ आर्टिकल 14 और 16 को वायलेशन हुआ। अब यहाँ भी हमारा जो कि क्वेश्चन था हमारा, भाई ये इशू यहाँ पर भी यही रेज हुआ कि क्या ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये स्टेट की डेफिनेशन में गिरता है या नहीं गिरता।
तो यहाँ पर देखिए, पहले ये जो मोहनलाल जी थे ये हमारे पहुंचे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या किया कि मोहनलाल जी के फेवर में डिसीजन तो दे दिया, जजमेंट तो दे दिया, बट उन्होंने ये जो हमारा वर्ड है स्टेट, इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट नहीं किया। स्टेट वर्ड को उन्होंने नहीं समझाया कि स्टेट वर्ड होते क्या है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया कहा वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि सबसे पहले तो उसने यह कहा कि वो जो शांताबाई जी का केस था, शांताबाई जी का डिसीजन था, उसको ओवर रूल किया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा, क्या कहकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आर्टिकल जो 12 है, ठीक है, आर्टिकल 12 के अंदर कहीं कुछ अगर ऐसा लिखा होता, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे अगर उनके माइंड में कोई ऐसी बात होती कि अदर अथॉरिटी पे भी वही चीजें आएंगी जो कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, मतलब तो गवर्न करनी हो या फिर सॉवरेनिटी हो जिनके पास, तो क्या उन्होंने बोला कि क्या वो उसको फिर स्पेशली मेंशन नहीं कर सकते थे, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में उन सबके बारे में करा, तो इसी तरह से वो नाम देकर उनको भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसी अदर अथॉरिटी को किसी क्राइटेरिया में फिक्स ना कर वो थी, वो उन्होंने ब्रॉड सोचा, और ब्रॉड सोचने के साथ साथ उन्होंने केवल यह लिख दिया अदर अथॉरिटी। तो ये कहकर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि पहले तो ये जो शांताबाई का डिसीजन है इसको बिल्कुल हटाया जाता है, इसको इसको बिल्कुल नकारा जाता है, ठीक है, उसको उन्होंने ओवर रूल करा। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट के डेफिनेशन में डेफिनेटली गिरता है, ठीक है। तो कोर्ट ने पहले ये जजमेंट सुना दिया। जजमेंट सुनाने के बाद कोर्ट ने अपने जो जजमेंट को उनको जजमेंट को उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया और फिर अपने कुछ ग्राउंड्स बताए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये बनाया था, ये प्रोविजन जो बनाया आर्टिकल 12 जब बनाया उसमें जब लिखा स्पेशली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, तो ये सब लिखने के साथ साथ क्योंकि यह कुछ स्पेशल अगर उनके माइंड में होता गवर्निंग अथॉरिटी या फिर कुछ भी, तो वो उसको लिख देते, उसको स्पेशली मेंशन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब वो कुछ बड़ा सोच रहे थे, कुछ ज्यादा सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इंडियन टेरिटरी में जितनी भी अथॉरिटीज हैं सबको अदर अथॉरिटीज में शामिल कर लें, राइट, समझ से चलिएगा। जितनी भी अथॉरिटीज हैं एक बार और सुन लीजिए, उसको सेक्शन 12 में शामिल कर लेते हैं। शामिल करने के बाद अब यह देखिए, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड सेक्शन है, इसके बाद यह देखिए अब कि सेक्शन 12 किस किसको रोकता है स्टेट की डेफिनेशन में गिरने से। उल्टा उल्टा उन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या क्या चीजें गिरेंगी, उन्होंने बोला सबको डाल दो स्टेट की डेफिनेशन में, जितने भी अथॉरिटीज है सबको डाल दो। और फिर ये देखो कि आर्टिकल 12 किसी की जजमेंट पे हमें नहीं जाना, हमें उस रूल्स पर जाना, हमें लॉ पर जाना, हमें कानून पर जाना है। और फिर यह देखिए कि क्या क्या स्टेट की डेफिनेशन में नहीं गिरती, या फिर किस किस को आर्टिकल 12 रोकता है स्टेट की डेफिनेशन में गिरने से, राइट। तो ये डिसीजन हमारा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। उसके बाद ये देखिए बहुत ही सटीक केस था एकदम, आर डी शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, और ये केस था 1979 का। इसके थोड़े से फैक्ट्स बता देते हैं कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी इसको होटल बनाना था, और होटल बनाने के लिए उसने एक टेंडर पास किया, लोगों को ऑफर किया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मतलब एक टेंडर निकाला और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ऑफर किया, तो इन्होंने कुछ लोगों के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ को नहीं किया। तो जिनके ऑफर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया वो पहुंच गई कोर्ट कि हमारे तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का 14 and 16 का हमारा तो वायलेशन हो गया। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन उठा कि क्या यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में गिरती है
या नहीं। ठीक है, अब देखिए समझते चलिए, कोर्ट ने यहाँ पर 5 पॉइंट्स रखे और ये पांचों ही पॉइंट्स बड़े ही सटीक कोर्ट ने रखे। कोर्ट ने कहा कि अगर इन पांचों पॉइंट्स को कोई भी अथॉरिटी सेटिस्फाई करती है तो वह स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी, वरना तो वह स्टेट के डेफिनेशन में नहीं गिरेगी। ठीक, अब क्या क्या पॉइंट उन्होंने रखे। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि क्या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी को कोई फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, वित्तीय मदद कोई किसी को कर रही है, गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी को अगर कर रही है तो इट्स मैग्नीट्यूड कितनी कर रही है, उसका लेवल क्या है हेल्प करने का। अगर अच्छा खासा लेवल है उसका हेल्प करने का, फाइनेंशियली जो हेल्प कर रही है तो वह स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी। या फिर फाइनेंशियली हेल्प ना करके कोई और हेल्प कर रही है, वो चाहे यूजुअल हो चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प हो, मींस फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही, कोई और मदद कर रही है, लाइक उसने अपनी जमीन दे दी, ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेशन को या फिर किसी भी अथॉरिटी को अपनी जमीन दे दी या फिर उसको कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह करा दिया, ठीक है, कुछ क्या कुछ और हेल्प कर रही है, अगर कर रही है तो वो हाँ वो स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी। क्या जो भी कॉर्पोरेशन का जो मैनेजमेंट है या फिर जो पॉलिसीज उसके लिए बना रहा है, क्या वो स्टेट के कंट्रोल में है, मतलब या स्टेट के कंट्रोल में है, मतलब किसी भी कॉर्पोरेशन का कोई भी जो मैनेजमेंट चला रहा है या फिर उस कंपनी के लिए जो डिसीजन ले रहा है, जो पॉलिसीज बना रहा है, क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, अगर है तो वह स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगा। राइट, नेक्स्ट कि गवर्नमेंट का जो मोनोपोली स्टेटस है गवर्नमेंट का, क्या वह के गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती है कोई भी कंपनी वगैरह कॉर्पोरेशन, तो क्या गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, अगर कर रही है तो हाँ फिर स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगा। ठीक है, कोई भी अगर फंक्शन है, ठीक है, कोई भी अगर कॉर्पोरेशन अगर कोई फंक्शन कर रही है जो पब्लिक फंक्शन से रिलेटेड है, सॉरी, जो कॉर्पोरेशन कोई भी फंक्शन कर रही है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के फंक्शन जो है वो जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए फंक्शंस करती क्या वह उससे रिलेटेड है, अगर है तो वो गवर्नमेंट के स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगी। एक बार दोबारा देखने का, क्या गवर्नमेंट किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है तो कितनी, क्या फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही तो क्या कोई अदर हेल्प कर रही है, उसको अपनी जमीन वगैरह कुछ दे रही है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट का जो भी कोई मैनेजमेंट चला रहा है तो सॉरी कॉर्पोरेशन का कोई जो मैनेजमेंट चला रहा है या फिर उसकी पॉलिसी बना रहा है, क्या वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, क्या गवर्नमेंट का जो मोनोपोली स्टेटस है, ठीक है, उसे स्टेट सपोर्ट कर रही है, तो स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर क्या कॉर्पोरेशन पब्लिक के लिए कुछ ऐसा काम कर रही है कि जिस काम को गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करती, तो हाँ वो स्टेट की डेफिनेशन में गिनेंगे। तो ये जो पांचों पॉइंट इन्होंने दिए, पांचों पॉइंट बहुत ही सटीक पॉइंट दिए इन्होंने, किसमें, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो आज भी देखिए, अगर हम देखें, अगर आप मुझसे पूछें कि कुछ ऐसे पार्टिकुलर चीजें बता दीजिए कि एलआईसी है या फिर कुछ भी है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, तो किसी का भी एक जो मैं बोलूँ कि क्राइटेरिया नहीं है, आज भी कोर्ट के अंदर इस चीज के लिए चर्चा है। ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ ये स्टेट की डेफिनेशन में गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। राइट, तो या ये भी हमारी स्टेट की डेफिनेशन। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बाय बाय।